ओके ऑलराइट। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो अवध का स्थापत्य हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था पार्ट 3 में। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो राजस्थान का स्थापत्य से पढ़ेंगे, यानी पार्ट 4 में आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान से पढ़ेंगे। तो बेसिकली राजस्थान में कला की दृष्टि से मूल्यवान सर्वाधिक प्राचीन देवालयों के खंडहर नगरी अर्थात चित्तौड़ नामक स्थान में मिलते हैं। इनमें वैष्णव, बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। गुप्तकाल के पश्चात चित्तौड़ का प्राचीन जो सूर्य मंदिर का कोटा में भ्रमर माता का मंदिर और बड़ौली का शिव मंदिर, डूंगरपुर का अमझेरा और उदयपुर के डबोक के मंदिर में शिव और पार्वती, विष्णु, महावीर, भैरव तथा नर्तकियों का मूर्ति शिल्प महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो राजस्थान की कला दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्राचीन देवालयों की खंडहर जो है वो जो है चित्तौड़ नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है। यह भी बताया गया है कि वैष्णव, बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव अधिक देखा गया है राजस्थान में। और गुप्त काल के पश्चात जो है वो चित्तौड़ का प्राचीन जो है सूर्य मंदिर जो था वो कोटा में भ्रमर माता का मंदिर और बड़ौली का शिव मंदिर, डूंगरपुर का अमझेरा मंदिर और उदयपुर के डबोक मंदिर में शिव, पार्वती, विष्णु, महावीर, भैरव तथा नर्तकियों का मूर्ति शिल्प महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आदि तमाम प्रकार के राजस्थान के स्थापत्य कला के अंतर्गत देखा जाए तो मंदिरों के अवशेष मिले हैं। कुछ मंदिरें वर्तमान समय में भी स्थित है, तो यहाँ पे बताया गया है। 7वीं से 10वीं शताब्दी में अनेक मंदिर बने। इस काल में बने विशाल मंदिरों में क्षेत्रीय शैलियों का प्रारूप मिलता है, यानी क्षेत्र का यहाँ पे जो वर्चस्व था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब स्वतंत्र थी एक तरह से कहा जाए। जो आर्किटेक्चर थी वो स्वतंत्र रूप से राजा के अंतर्गत नहीं थी। लगभग 8वीं शताब्दी में राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली का विकास हुआ। इस शैली में मंदिरों के केकिंद अर्थात जिसे मेड़ता कहते हैं का नीलकंठेश्वर मंदिर, किराणु का सोमेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। ठीक है। बाद में जालौर के गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमारों और गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया। कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग हैं। इनमें बड़ौली का मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर और उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर, सिरोही जिले में वरमाड़ का ब्राह्मणी मंदिर प्रमुख हैं। दक्षिण राजस्थान के इन मंदिरों के क्रमबद्धता एवं एक सूत्रता का अभाव दिखाई देता है। इन मंदिरों के शिल्प पर गुजरात का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है और इन मंदिरों में विभिन्न शैलीगत तत्वों एवं परस्पर विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। 11वीं से 13वीं सदी के मध्य बने मंदिरों का स्थापत्य उत्कर्षवर हुआ। इस युग में काफ़ी संख्या में बड़े और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के तहत रखा गया है। इस शैली में बने मंदिरों में जो है वो आशिया का सच्चिया मात मंदिर और चित्तौड़ दुर्ग में स्थित सम्मिधेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। इस शैली में ऊंचे चबूतरे पर बने मंदिरों के द्वार, सजावटी खंभे और अलंकृत पतले, लंबे और गोलाई युक्त और गर्भगृह के रथ आगे बढ़े हुए हैं। ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि जो क्रमबद्धता है वहाँ पे ये फॉलो नहीं किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इस आर्किटेक्चर के अंतर्गत गुजरात के जो आर्किटेक्चर थे उसके अंतर्गत जिस प्रकार की कलाकृतियाँ बनती थी वो राजस्थान के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए, मंदिरों की किस प्रकार की विशेषताएं थी, तो बताया गया कि ऊंचे चबूतरे पर बने मंदिरों के द्वार जो है सजावटी होते थे, खंभे जो है वो अलंकृत मतलब सजाए हुए होते थे, पतले होते थे, लंबे होते थे और गोलाई युक्त होते थे। ठीक है, गोलाई में होते थे, लंबे होते थे और पतले होते थे जो खंभे होते थे। और गर्भगृह मतलब जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है के रथ आगे बढ़े हुए थे। हिंदुओं के अलावा जैन मंदिरों का स्थापत्य भी महत्वपूर्ण है। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन एवं स्वरूप जैन धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर है। ठीक है, जो दिलवाड़ा का मंदिर आप लोग सुनते भी होंगे, तो राजस्थान स्थापत्य कला के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। दिलवाड़ा मंदिर जिसको कहा जाता है, ये जैन मंदिरों का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अतिरिक्त जो है रणकपुर, ओशिया, जैसलमेर, पाली जिले से सेवाड़ी और घाड़ेराव, नाडौल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाड़ और झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झाल रापाटान, बूंदी में
केशोरायापाटन और करौली में श्री महावीर जी की आदि स्थानों पर जैन मंदिर प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये जैन मंदिर कुछ स्थान पर दिए गए थे। बेसिकली थोड़ा सा देख लेना आपको एक बार। आगे बात करें तो राजस्थान के स्थापत्य में दुर्ग या किला निर्माण महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे किला का जो निर्माण है ये वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्यकाल में राजपूतों के शासनकाल के साथ ही पहाड़ों पर दुर्गों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। तो बेसिकली अगर दुर्ग की बात करें तो दुर्ग क्या होते थे, देखिए अधिकतम दुर्ग जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित सह्याद्री क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। सोचने की बात है कि प्राचीन काल में किस विचार से इन दुर्गों का निर्माण किया गया, मतलब पर्वतों पर जो है एक विशेष प्रकार की कोठी बना दी जाती थी। तो अगर इसका विचार करें तो किस लिए बनाया गया था, तो इन दुर्गों का निर्माण जो है पर्वतों और कोर कागारों में किया जाता था। ठीक है, पर्वतों पर किया जाता था, शायद इस वजह से कि इन मानव निर्मित या फिर प्राकृतिक रूप से दुर्गम जगहों पर शत्रु दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके या समय आने पर आसानी से आक्रमण किया जा सके, या फिर कभी या फिर दुश्मन आक्रमणों से खुद अपनी सुरक्षा की जा सके। यानी दुर्ग एक ऐसी जगह है जिसका निर्माण इतिहास में अपने राज्य का अस्तित्व एवं महत्ता बनाए रखने हेतु, जटिल परिस्थितियों में निवास हेतु, व्यापार मार्गों पर निगरानी रखने हेतु या राज्य के विविध स्थानों को संकलित करों के संग्रह हेतु किया गया था। ठीक है, तो ये पहाड़ों पर बनाए जाते थे, ये शत्रुओं पर निगरानी रखने के लिए या फिर आपातकालीन समय पर बचने के लिए पहाड़ों पर या फिर ऐसी जगहों पर दुर्गम स्थानों पर बनाते थे जहाँ पर दूसरे शत्रुओं का पहुँच पाना मुश्किल होता था। तो यही चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा अभी कि राजस्थान के स्थापत्य में दुर्ग या किला का जो निर्माण वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ में मध्यकाल में राजपूतों के शासनकाल के साथ ही पहाड़ों पर दुर्गों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवार से घिरे किले के ऊंचे भाग पर मंदिर एवं राजप्रसाद और विशाल भंडार गृह बनाए जाते थे। दुर्गों के निचले भागों में तालाब व समतल भूमि पर खेती होती थी। दुर्ग स्थापत्य में भारतीय परंपरा का निर्वहन मिलता है। परंपरा के अनुसार अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए भिन्न प्रकार के दुर्गों का निर्माण होना चाहिए। कौटिल्य ने दुर्गों को 6 प्रकारों में बांटते हुए कहा था कि राज्य की रक्षा के लिए या जल या अदैक दुर्ग मतलब पानी के मध्य स्थित दुर्ग, पर्वत या गिरी दुर्ग अर्थात पहाड़ी पर बना दुर्ग, आपातकालीन स्थिति में शरण लेने के लिए धनु या धनन्व या मरु दुर्ग जिसे रेगिस्तान में बना दुर्ग कहते हैं, वन दुर्ग जो जंगल में बना दुर्ग होता है, माही दुर्ग जिसे मिट्टी से बना दुर्ग, और नर दुर्ग अर्थात सैन्य क्षमताओं वाला का निर्माण किया जाता है। तो ये तमाम प्रकार के दुर्ग थे, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनका निर्माण किया जाता था। ठीक है, वे आवश्यकताएं क्या क्या होती थी, कुछ पहाड़ियों पर बनती थी। ठीक है, वो रक्षा करने के लिए या फिर दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए बनती थी, या फिर आपातकालीन स्थिति में शरण लेने के लिए धनु या फिर धनवन जो रेगिस्तान पर बना होता था, मतलब अगर आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर वो शरण ले सकते हैं। वहाँ पर भंडारण होता था, बेसिकली आपको जानना चाहिए कि कई दुर्गों में भंडारण होता था अनाज का ताकि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए तो वहाँ पर जैसे किला होता था ना। ठीक है, किला जब आक्रमण होता था तो किला राजा की एक एक कवच के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो वहाँ पे एक संग्रह होता था, काफ़ी अनाजों को संग्रह किया जाता था ताकि वहाँ पे कई दिनों तक राजा जो होते थे वो किले में ही रहते थे। तो ये चीज़ें हैं। तो राजस्थान के शासकों एवं सामंतों ने इसी दुर्ग परंपरा का निर्वाह किया। राजपूत काल में दुर्ग स्थापत्य के अलावा राजभवनों का निर्माण भी राजस्थान के स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। मेनाल, नामदा, आमेर आदि में पूर्व मध्यकालीन राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे और छोटे दरवाजे एवं दालान कमरों को बरामदे से जोड़ने के प्रमाण मिलते हैं, तथा खिड़कियों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती थी, बड़े बड़े दालान होते थे और कमरे होते थे। राजभवन साधारण मकानों के सादगी वाले बृहद रूप मात्र हैं। राजपूतों का मुगलों से संबंध होने के बाद इन राजभवनों को भव्य, रोचक तथा क्रमबद्ध बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। जब राजपूत मुगलों से संबंध रखने लगे, जब राजपूत और मुगल आपस में संबंधी बन गए, ये एक दूसरे के विवाह संबंध स्थापित किया, तो क्या हुआ, कलाकृतियाँ भी आपस में बांटी ली गई। और बताया गया है कि तब इनके जो राजभवन होते थे जो राजपूतों के, ये भव्य, रोचक तथा क्रमबद्ध बने तरीके से बनाए जाने लगे। इनमें मुगल स्थापत्य की विशेषता जैसे फव्वारे, छोटे बाग, पतले खंभे, दीवारों का बेल बूटे, संगमरमर का काम आदि दृष्टिगोचर होता है। उदयपुर के अमर सिंह के महल, जन निवास, जग मंदिर, जोधपुर के फूल महल, आमेर व जयपुर के दीवाने आम व दीवाने खास व बीकानेर के रंग महल, कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल
आदि में राजपूत तथा मुगल पद्धति का समुचित समन्वय मिलता है। ये जो बताया गया है दीवाने खास, दीवाने आम, बीकानेर का रंग महल, कर महल, शीश महल, अनूप महल, इनमें जो होता है जब राजपूत और मुसलमान मुस्लिम जो समुदाय के व्यक्ति थे जब शासक आपस में आने लगे, संबंध स्थापित करने लगे, तो दोनों पद्धतियों का यहाँ पे कलाकृतियों का जो है समन्वय स्थापित करके इन भवनों का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बात करें तो बूंदी, कोटा तथा जैसलमेर के महलों में मुगल शैली क्रमशः बदलती दिखाई देती है। इसका कारण मुगलों की उत्तरोत्तर घटती शक्ति को माना जाता है। राजस्थान में जयपुर का स्थापत्य विशेष महत्व रखता है। जयपुर का स्थापत्य पुरातन तथा नूतन को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए यह बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। राजस्थान जो है राजधानी उसकी जयपुर है, तो जयपुर का जो स्थापत्य है वो पुरातन तथा नूतन को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी सभ्यताएं, जो पुरानी हमारे आर्किटेक्चर थे प्लस हमारा जो मॉडर्न आर्किटेक्चर था, ठीक है, उसको जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इसको देखा जाता है जयपुर का जो स्थापत्य कला है। ठीक है, इसमें दोनों का समन्वय रूप यहाँ पे देखा जाए तो आर्किटेक्चर में बताया गया है। इस सुनियोजित नगर की स्थापना कछवाहा राजा जयसिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में 3 ओर पहाड़ी पर बने किलों से घिरी सूखी झील के मैदान में की थी। गुलाबी पत्थर से बने होने के कारण इसे गुलाबी शहर कहते हैं। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने 1728 में जयपुर में जो है स्थापत्य कला का प्रारंभ किया और एक नई कड़ी के रूप में उसे उभारा। दीवारों से घुरे जिसे गुलाबी शहर कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें गुलाबी पत्थर से बने होने के कारण। दीवारों से घिरे इस नगर में 7 द्वार हैं और बाजार सीधी सड़कों के दोनों ओर है। ठीक है, चौपड़ है, यहाँ पे बताया गया कि चौपड़ के नक्शे के अनुसार ही सड़कें बनवाई गई हैं और पूर्व से पश्चिम जाने वाली मुख्य सड़क 111 फुट चौड़ी रखी गई है। इतनी ही चौड़ी अन्य सड़क को ईश्वर लाट नामक मीनार के निकट समकोण पर काटती है। अन्य सड़कों जो है वो 55 फुट चौड़ी रखी गई है। ये मुख्य सड़क को कई स्थानों पर समकोण पर काटती हैं। ये विशेषताएं हैं गुलाबी शहर जो कि जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में बनवाया था। कई गलियां और जो चौड़ाई में इनकी आधी या 27 फुट थी, नगर के भीतरी भागों में आकार मुख्य सड़क में मिलती है। एक 7 मंजिला राजमहल नगर के केंद्र में बनाया गया है। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना करते हुए 4 दीवारी का लगभग 7वां हिस्सा अपने निजी निवास के लिए बनवाया था। राजपूत और मुगल स्थापत्य में बना महाराजा का यह राजकीय आवास चंद्रमहल के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रमहल में प्रवेश करते हुए मुबारक महल के नाम से एक चतुष्कोणीय महल बना हुआ है। मुबारक महल में श्वेत संगमरमर से निर्मित राजेंद्र पोल ने दीवाने आम में प्रवेश किया जाता है। मध्ययुग में निर्मित यह भवन आकाशीय बिजली से सुरक्षित रखने के लिए ताड़ित चालक की व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए ताड़ित चालक व्यवस्था कितनी प्रकार अगर देखा जाए तो आधुनिकता की किस छोर पर ले आके खड़ी कर दी थी। तो आर्किटेक्चर इसीलिए कहा गया है कि जो पुरातन और जो आधुनिक को जोड़ने का नैतिक यहाँ पे कार्य किया है जो जयपुर की स्थापत्य कला थी। ठीक है, यहाँ बनी जंतर मंतर नामक, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बनी जंतर मंतर नामक वेधशाला की नींव महाराजा सवाई जयसिंह ने सन 1718 में रखी थी। जयसिंह राजा जो थे राजस्थान के, वो महत्वपूर्ण राजाओं के अंतर्गत आता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ बनी जो जंतर मंतर नामक वेधशाला की नींव जो है वो महाराजा सवाई जयसिंह ने सन 1718 में रखी थी। इस ज्योतिष यंत्रालय में समय की जानकारी, सूर्योदय, सूर्यास्त तथा नक्षत्रों संबंधी जानकारी देने वाले यंत्र लगे हैं। किसमें? वेधशाला जो है, जो जंतर मंतर बनाई वेधशाला है, इसमें ज्योतिष यंत्रालय में जो है समय की जानकारी, जो घड़ी उस समय की जानकारी देती थी, उसमें घड़ी का निर्माण नहीं हुआ था। तो जो सूर्य को देख करके सूर्योदय सूर्यास्त के नक्षत्रों संबंधी जानकारी देने वाला यंत्र लगे हैं, जिनमें वृहत सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, कपाली यंत्र, नाडी वलय यंत्र, घोटा यंत्र आदि मुख्य हैं। देश में सबसे पहली वेधशाला दिल्ली में 1724 ईस्वी में बनाई गई थी और उसके 10 वर्ष बाद जयपुर में सबसे विशाल वेधशाला बनी। यहाँ स्थित सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी और घड़ी मानी जाती है। सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। जयपुर के बाद उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशालाएं बनाई गई थी। जयपुर की एक प्रसिद्ध इमारत हवा महल, जो कि आपको पता भी होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है जयपुर का, आपको हवा महल याद रखना है।
तो कई स्तरों पर बना हुआ है। 5 मंजिला महल है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 ईस्वी में रानियों व राजकुमारियों के लिए विशेष मौके पर निकलने व जुलूस और बाजार आदि को देखने के लिए करवाया था। शहर के बीचों बीच बने खूबसूरत भवन में 152 खिड़कियां व जालीदार छज्जे हैं। राजपूत व मुगल कला के इस शानदार नमूने में बने अनगिनत हवादार झरोखों के कारण इसका नाम हवा महल पड़ा है। मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार आकार वाला यह महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिसमें सफ़ेद किनारी और मोटिफ के साथ बारीकी 25 कारी की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो सवाई प्रताप सिंह ने राजा ने जो है 1799 में बनाया था। मधुमक्खी का छत्ता किस प्रकार होता है? कुछ इस प्रकार होता है ना, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जो मधुमक्खी का छत्ता जिस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से ये महल का निर्माण इस प्रकार से किया गया था। बताया गया है कि इसमें 152 खिड़कियाँ थी। इसमें हवा का जो आवागमन था वो काफ़ी था, इसलिए हवादार झरोखे लगे थे, इसलिए इसका नाम जो है हवा महल पड़ा है। साथ ही बताया गया कि इसमें जो मुग़ल और राजपूत के जो शानदार नमूने हैं उसको प्रयोग में किया गया है। ये गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। ये भी बताया गया है कि जब रानियों को या फिर राजकुमारियों को कोई विशेष पर्व पर जो है देखना होता था, मतलब मान लीजिए राजसभा में कोई कुछ यज्ञ हो रहा है या फिर कुछ ऐसे घटनाएं हो रही हैं, तो राजकुमारियाँ जो है व फिर रानियाँ जो है वो हवा महल के जरिए देख सकती थी। जयपुर में इसके अलावा इसरलाट, आमेर का किला, अंबर किला, गोविंद देव जी का मंदिर और सांगानेर, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला, दरगाह हजरत और मौलाना जियाउद्दीन शाह पन्ना मीना की बावड़ी, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर, आपको इम्पोर्टेंट रखना है, याद रखना है, अचलगढ़ किला, गुरु शिखर, जैसलमेर में सोनार किला, बादल विलास, जवाहर विलास और लौंद्रवा जैन मंदिर आदि प्रमुख इसके आर्किटेक्चर हैं, ठीक है। अलवर में नीम राणा फोर्ट पैलेस, भृतहरि का मंदिर, ये आदि प्रकार के यहाँ पे जयपुर के हैं। तो बीकानेर में जूनागढ़ किला और करणी माता का मंदिर, बीकानेर का किला, सूरज पोल या सूर्य द्वार, लालगढ़ महल, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला और गांगाड़ी, जसवंत थाड़ा, उम्मेद महल। ये तमाम प्रकार के यहाँ पे जयपुर में जो मंदिरों का निर्माण आर्किटेक्चर किया गया था उसके बारे में बताया गया है। और चित्तौड़गढ़ किला, रत्न सिंह महल, ठीक है, रानी पद्मावती, जैन कीर्ति स्तंभ, फतेह प्रकाश महल, कलिका माता का मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर, कुंभा महल, रानी पद्मिनी का महल और कीर्ति स्तंभ स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये था जो हमारा जयपुर के, हमने भी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो ग्वालियर का आर्किटेक्चर है। ग्वालियर के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के किले को 15वीं शताब्दी में एक पहाड़ी पर चार दीवारी में युक्त बनवाया था, ठीक है। जो ग्वालियर बताया गया कि जो ग्वालियर का किला जो था 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने चार दीवारी से युक्त बनवाया था। किले में प्रवेश के दो रास्ते हैं। पूर्वी दिशा में पैदल योग्य रास्ता ग्वालियर दरवाज़ा और दूसरा पश्चिमी दिशा में बना उरवई द्वार है, जहां वाहन से पहुंचा जा सकता है। किले में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां पत्थर काट कर बनाई गई हैं और इसके उत्तरी सिरे पर जहांगीरी महल, शाहजहां महल, करना महल, विक्रम महल और जल जौहर गुंड है। जहांगीर महल और शाहजहां महल मुगल वास्तुशैली पर आधारित है। किले की एक पद्धति इमारत मान मंदिर महल है। इस महल के दो खुले प्रांगण है जो कक्षों से घिरे हैं। इन कक्षों के निर्माण में पत्थरों, स्तंभों और ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है। मोर व अन्य पक्षियों की चित्रकारी से सजावट के कारण इस महल को चित्र मंदिर और चित्रकारी के महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल 25 कारी और नक्काशी का बेहतरीन नमूना है। खूबसूरत पत्थरों की चित्रपट्टी में संगीत की गूंजता है। किले में इसके अलावा सास बहू का मंदिर, तेलंगाना का तेली मंदिर, जस विलास महल आदि इमारतें हैं। किले में बना गुजरी महल विशिष्ट है। इसे 15 शताब्दी में राजा मानसिंह ने अपनी गुर्जर पत्नी मृगनयनी के प्रेम में बनवाया था और आज गुंजरी महल को मूर्तिकला के संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। यहाँ देवी सालभंजिका की प्रतिमा रखी हुई है। इसके अलावा ग्वालियर में अकबर के नवरत्नों में से एक और शास्त्रीय संगीत गायक मियाँ तानसेन का मकबरा यहाँ बना है। यह इमारत प्रारंभिक
युगलीय वास्तुशैली पर आधारित पर बनी है। मकबरा प्रारंभिक मुस्लिम शैली के बगीचे से घिरा हुआ है। महान सूफी संत गौस मोहम्मद की कब्र तानसेन के मकबरे के नज़दीक स्थित है। उनका मकबरा परंपरागत मुगल शैली पर आधारित है। इनकी मुख्य विशेषता खटकोड़ी स्तंभ पर नुकीले पत्थरों का प्रयोग है। तो ग्वालियर में हमने क्या देखा कि 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने जो है ग्वालियर किले का जो है एक पहाड़ी पर 4 दीवारी से युक्त बनवाया था। बताया गया कि इसमें 2 रास्ते थे, एक पूर्व तरफ से आता था और दूसरा पश्चिम दिशा से आता था, जहाँ से वाहन से पहुँचा जा सकता था। इसमें बताया गया है कि जैन तीर्थकों की मूर्तियाँ पत्थर काट कर बनाई गई हैं। ठीक है, जो जैन तीर्थकर की जो मूर्तियाँ थी वो पत्थर काट करके इसमें बनाई गई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इसके उत्तर में जो है वो जहांगीर महल था, शाहजहां महल था, करना महल था, विक्रम महल था और जल जौहर कुंड था। साथ ही में ये भी बताया गया है कि जो जहांगीर महल था और शाहजहां महल था जो कि इसके बगल में था उत्तर में, ये वास्तुशैली पर आधारित है। ठीक है, वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। ये भी बताया गया कि इसका किले की एक प्रसिद्ध इमारत मान मंदिर महल है। ठीक है, एक प्रसिद्ध इमारत है इसी में, मान मंदिर महल। इसमें बताया गया है कि इसके 2 खुले प्रांगण है और 2 कक्षों से ये घिरा है। तो इस प्रकार के यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। और बताया ये भी गया है कि इसमें जो है तमाम प्रकार के इसमें 15 शताब्दी राजा मानसिंह ने अपनी गुर्जर पत्नी मृगनयनी के प्रेम में बनवाया था। ठीक है, जो इमारतें थी इसको बनवाया था। इसमें यह भी बताया गया है कि यहाँ पर देवी सालभंजिका की प्रतिमा रखी गई है। इसके अलावा ग्वालियर में अकबर के नवरत्नों में जो गायक थे मियाँ तानसेन, उनका मकबरा भी यहीं पे बनाया गया है। तो ये चीज़ें हमारी थी ग्वालियर से रिलेटेड। अब मुगल अकालीन स्थापत्य कला को देखेंगे हम यहाँ पे, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल पीरियड। तो यहाँ पे बात करें मुगल पीरियड की, तो मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में पहली बार आकार एवं अलंकरण की विविधता का प्रयोग किया गया। निर्माण के लिए पत्थर के अलावा प्लास्टर एवं गच्छकारी का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं की बात किया जाए तो इसमें जो है आकार एवं अलंकरण की विविधता, मतलब कि चीज़ें अलग अलग दिखे, चीज़ें सुंदर दिखे। ठीक है, इस प्रकार का अलंकरण किया गया है। तो इसमें जो है बताया गया है कि पत्थरों का प्रयोग तो हुआ है, पत्थरों ईंटों का प्रयोग, साथ ही साथ में इसमें प्लास्टर, ठीक है, जो हम कहते हैं ना एकदम की चिकनी सतह बना दी, तो प्लास्टर और गच्छकारी का प्रयोग भी किया गया है। मुगल स्थापत्य की दूसरी विशेषता यह है कि सजावट के लिए संगमरमर पर जवाहरात के जड़ाऊ काम लिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सोने घंटी जवाहरात थे उसको भी कई जगह पर जड़ दिया गया है ज़मीन में, तो इससे क्या होती है, चमकता है महल। ठीक है, इसके अलावा पत्थरों को काट कर फूल पत्ती बेल बूटे को सफ़ेद संगमरमर से जड़ा जाता है। इस काल में बनाए गए गुंबदों एवं बुर्जों को कलश से सजाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू स्थापत्य कला का भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू स्थापत्य कला का भी यहाँ पे रूप दिखता है। अब मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने वास्तुकला में विशेष रुचि दिखाई। उसकी आत्मकथा जो बाबरनामा थी के अनुसार जो बताया गया है कि तत्कालीन स्थलीय वास्तुकला में संतुलन का अभाव था, इसलिए उसने निर्माण कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान दिया कि इमारतें सामंजस्यपूर्ण और ज्यामिति हो। बाबर के लगवाए बागों में कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग तथा पंजाब की तराई में पिंजौर बाग आदि मशहूर है। उसने आगरा में ज्यामितीय आधार पर आराम बाग, पानीपत के काबुली बाग में एक स्मारक मस्जिद 1524 ईस्वी में, मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है के निकट एक संभल में जामी मस्जिद इंपॉर्टेंट है 1529 में निर्माण करवाया था, और आगरा में लोधी के पुराने किले के भीतर एक मस्जिद आदि इमारतें इसने बनवाई थी। कौन? मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने। इसमें पानीपत की मस्जिद की विशेषता यह है कि इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। उसका पुत्र एवं गद्दी का वारिस हुमायूं विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ खास नहीं कर सका। उसने 1533 ईस्वी में दिल्ली के यमुना के किनारे दीनपना, जिसका अर्थ होता है धर्म का शरण स्थल, नामक नगर की नींव डाली थी। बताया जाता है कि इस नगर को अब पुराना किला के नाम से जाना जाता है। इसकी दीवारें अनगढ़े पत्थरों से निर्मित है। इसके अतिरिक्त हुमायूं ने फतेहाबाद में फारसी स्थापत्य शैली में 2 मस्जिदों का 1540 ईस्वी में बनवाया था।
अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। अबुल फजल ने अकबर के विषय में कहा है कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचार से पत्थर एवं गारे का रूप दे देता है। देखिए अकबर के शासनकाल में जो हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अकबर था वो हिंदुओं से ज़्यादा मेल जोल रखता था। उनका ये कहना था कि अगर हमें शासनकाल को ज़्यादा दिन तक चलाना है तो हमें सभी धर्मों के लोगों को आपस में मिला कर रखना होगा। ठीक है, सभी का समन्वय एक साथ लेके चलना होगा, तभी हम अधिक समय तक शासन कर सकते हैं, शासन प्रिय बन सकते हैं। तो उसने बताया था कि यहाँ पर हिंदी शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। बताया गया कि अबुल फजल जो कि इसका दरबारी था, अकबर के विषय में कहता है कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचार से पत्थर एवं गारे का रूप दे देता है। अकबर ने कई किलों का निर्माण करवाया, जिसमें आगरा में लाल पत्थर से बना किला बहुत प्रसिद्ध है। सन 1572 में अकबर ने आगरा में 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में किले नुमा महल का निर्माण शुरू किया, जो 8 सालों में पूरा हुआ था। पहाड़ी पर बसे इस महल में एक बड़ी कृत्रिम झील, गुजरात तथा बंगाल शैली में कई भवन बनवाए गए। इनमें गुफाएं, झरोखे और तथा छतरियाँ थी। हवा का आनंद लेने के लिए बने पंचमहल की सम्राट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, देखिए पंचमहल जो बना था ये हवा का आनंद लेने के लिए बनवाया था। ठीक है, तो इसको जो है सपाट छत का सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का मतलब बेसिकली यहाँ पर जो पहाड़ के नीचे जो बनता है स्तंभ, उस प्रकार से यहाँ पे कई स्तंभ लगाकर बनाए गए थे और उसको विशेष जो पर्पस था इसका ठंडी हवा लेने के लिए। तो पंचमहल इंपॉर्टेंट है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हवा का आनंद लेने के लिए पंचमहल का सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का प्रयोग हुआ। सुसज्जित स्तंभ का प्रयोग भारत में सदियों से मंदिर निर्माण के लिए होता आ रहा था। महल की महिलाओं के लिए बने महलों में से अधिकांश गुजराती शैली से हैं। दीवारों एवं छतों के अलंकरण के लिए चमकीले नीले पत्थरों का प्रयोग हुआ। यह ईरानी स्थापत्य का प्रभाव है। फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रभावशाली इमारत गुजरात विजय से उपलक्ष्य में ईरानी शैली में बना बुलंद दरवाज़ा है। यह प्रभाव मुगल भवनों में आम रूप से प्रयोग हुआ है। अकबर ने निर्माण कार्य पर अधिक धन अपव्यय न कर ऐसी इमारतों का निर्माण करवाया जो अपनी सादगी से ही सुंदर लगती थी। उसने मेहराबी एवं शाहतीरी शैली का समान अनुपात में प्रयोग किया। अकबर ने अपने निर्माण कार्यों में लाल पत्थर का प्रयोग किया। अकबर की समन्वयकारी नीति को उसकी इमारतों में देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और आदि तमाम प्रकार के स्थापत्य कला, गुजराती कला का जो है समन्वय स्थापित करके महलों का निर्माण यहाँ पे करवाता है। ठीक है, अकबर जहांगीर जो उसका बेटा था, जहांगीर के शासनकाल में अंतिम दिनों में देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, बाबर पढ़ा था, फिर अकबर पढ़ा है। अब जो स्थापत्य की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण शासक है उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जहांगीर अगले हैं हमारे। तो जहांगीर के शासनकाल में अंतिम दिनों में पूरी तरह से संगमरमर से भवनों का निर्माण आरंभ हो गया था। इन इमारतों की दीवारों पर कीमती पत्थरों से नक्काशी है। वास्तुकला के क्षेत्र में जहांगीर ने बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई है। देखिए वास्तुकला के जो रूप में अगर देखा जाए तो इसने विशेष रुचि नहीं दिखाई। उसने बाग बगीचों एवं चित्रकारी को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने जहांगीर के काल को स्थापत्य कला का विश्राप काल कहा है और भवन बनाने का तरीका शाहजहां के समय में खूब इस्तेमाल हुआ। पूर्ण संगमरमर की इमारत ताजमहल जो है ये इसी के जहांगीर के द्वारा ही बनाई गई थी। मुगलों द्वारा विकसित वास्तुकला की सभी शैलियों का समन्वय माना जाता है। अकबर द्वारा निर्मित हुमायूं का मकबरा इसी ताज का पूर्वगामी कहा जाता है। जो अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था इसी का पूर्वगामी, ठीक है, इससे पहले जो बना था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला भी अपने शिखर पर पहुंची थी। साथ ही सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग भी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। राजस्थान के मकराना नामक स्थान से मिलने वाला संगमरमर वृत्ताकार कटाई के लिए अधिक उपयुक्त था। नक्काशी युक्त पर्डिल मेहराबे, बंगाली शैली के मुड़े हुए कंगूरे, जंगले के खंभे आदि शाहजहां काल की विशेषताएं हैं। अकबर की इमारतों की तुलना में शाहजहां की इमारतें चमक दमक एवं मौलिकता की घटिया हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बातें की गई है कि अकबर की अगर इमारतों की तुलना की जाए शाहजहां से तो इमारतों की चमक धमक एवं मौलिकता में घटिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे शाहजहाँ ने बेसिकली अकबर के जैसा मौलिकता यहाँ पर ध्यान नहीं दिया महलों के निर्माण में, साज सज्जा में, परंतु अतिव्ययपूर्ण प्रदर्शन एवं समृद्ध और कौशलपूर्ण सजावट में वे अग्रणी है। ठीक है, जिससे शाहजहाँ काल का वास्तुकला बड़े पैमाने पर रत्नों के सजाने की कला बन जाती है। खराब हो रही अर्थव्यवस्था से जूझ रहे एवं मितव्ययी औरंगजेब ने भवनों का निर्माण बड़े पैमाने पर नहीं किया। उसने 1659 में दिल्ली की मोती मस्जिद के अधूरे कार्य को पूरा किया था और 1674 ईस्वी में उसने लाहौर में बादशाह मस्जिद और 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दुर्रानी की स्मृति में दौलताबाद में एक मकबरे का निर्माण करवाया। यह बीबी का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो ताजमहल की नकल है। इस मकबरे के माध्यम से मुगल स्थापत्य में पतन को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। भारतीय, तुर्क एवं ईरानी शैलियों के समन्वय पर विकसित मुगल वास्तुकला की परंपरा 18वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभ तक चलती रही। ठीक है, मुगल परंपरा ने कई स्थानीय राजाओं की वास्तुकला को प्रभावित किया और अमृतसर में बने स्वर्ण मंदिर में भी मुगल वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। मुगल काल में बनी कुछ महत्वपूर्ण इमारतों की बात किया जाए तो हुमायूं का मकबरा, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसका निर्माण कार्य अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में सन 1564 ईस्वी में हुआ था। इस मकबरे का वास्तुकार ईरान का मीरक मिर्जा ग्यास था। देखिए, इसकी सौतेली माँ की देखरेख में हुआ था, लेकिन जो बताया जाता है वो अकबर के द्वारा ही बताया जाता है। ठीक है, तो अकबर ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। इस इमारत ने आने वाले युग में स्थापत्य को नई दिशा दिखाई। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर वाले गुंबद लाल पत्थर की दीवारों और फारसी शैली में बनाया गया। यह मकबरा एक ज्यामिति चतुर्भुजाकार बाग में बनाया गया है। बात करें इस मकबरे में हिंदू शैली की पंचरथ से भी प्रेरणा ली गई है, जो 5 रथ वाला जो आप देखा होगा, कृष्ण वाला। ठीक है, एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बने इस मकबरे का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। उभरी हुई दोहरी गुंबद वाला यह मकबरा भारत में बना पहला उदाहरण है। ठीक है, उभरी हुई दोहरी गुंबद वाला, अभी दोहरी गुंबद वाला जो है अभी तक नहीं बनाया गया, निर्माण नहीं किया गया था। तो जो हुमायूं का मकबरा था ये पहला उदाहरण है इसका। उद्यानों में निर्मित मकबरों की योजना उनमें दफनाए गए व्यक्तियों के पराभौतिक स्वरूप की ओर संकेत करता है। इस प्रकार के भवनों की परंपरा में पहला भवन हुमायूं का मकबरा है। इस परंपरा की परिणति ताजमहल में हुई है, इसलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। ठीक है, बताया गया है कि उद्यानों में निर्मित मकबरों की योजना जो है उनमें दफनाए गए व्यक्तियों के पराभौतिक स्वरूप की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार भवनों की जो परंपरा में पहला भवन हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, उनकी भौतिक मतलब उसकी पसंद क्या थी, उसके हिसाब से मकबरे का निर्माण किया गया था, जो व्यक्ति दफनाया गया था। इस परंपरा की परिणति ताजमहल में हुई और इसलिए हुमायूं में मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। आगरा किला के देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगरा में यमुना नदी के किनारे अकबर द्वारा बनवाया गया आगरा किला जो है लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से विख्यात है। ठीक है, लाल किला इसे नाम से जाना जाता है, जिसको हम आगरा का किला कहते हैं। लाल किला ज़्यादा जानते हैं दिल्ली में। यह 25 किलोमीटर लंबा, माफ़ कीजिएगा 2.5 किलोमीटर लंबा और बहुत मजबूत 4 दीवारी वाला किला है। यह मुग़ल शासकों का शाही शहर कहा जाता है। सन 1566 ईस्वी में अकबर के मुख्य वास्तुकार कासिम खां की देखरेख में यह किला बना। लगभग 15 वर्षों तक लगातार निर्माण एवं 35 लाख रुपए खर्च के बाद यह किला बनकर तैयार हुआ। किले की मेहराबों पर पशु पक्षी फूल पत्तियों की आकृतियाँ बनी हुई है। हालांकि इसमें महले और मेहराबों पर कुरान की आयतें अंकित करने की परंपरा थी। कई भवनों वाले इस किले के पश्चिम में स्थित दिल्ली दरवाजे का निर्माण किया गया है। निर्माण जो है 1566 ईस्वी में किया गया। किले का दूसरा दरवाज़ा जो है वो अमर सिंह दरवाज़ा या फिर लाहौरी अथवा अकबरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। किले के स्थापत्य पर बंगाल एवं गुजरात के निर्माण शैली का भी प्रभाव देखा जा सकता है। इस किले पर ग्वालियर के किले का प्रभाव भी है। किले में बना मुख्य इमारतें इस प्रकार हैं। जहांगीर महल, ठीक है, जो बताया गया है जो लाल किला है ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया। आप वहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो इस पर जो है वो
पशु पक्षियों पे या फिर कई प्रकार की आकृतियों का इसके जो दीवारों पे है अंकन किया गया है। तो ये चीज़ बताया गया है। अब इसी में एक जहांगीर महल का निर्माण किया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। आगरे के किले की एक महत्वपूर्ण इमारत जहांगीर महल, जो कि 259 बाई 260 फुट आकार वाले इस महल के चारों कोने में 4 बड़ी छतरियां हैं। महल के प्रवेश में बना दरवाज़ा नोकदार मेहराब का है। महल के मध्य में 17 फुट का आयताकार आंगन बना है और हिंदू शैली में बने इस महल में संगमरमर का अल्प प्रयोग किया गया है। कड़ियाँ और तोड़े का प्रयोग इसकी विशेषता है। जहांगीर महल के सामने लान में प्याले के आकार का एक हौज निर्मित है। इस पर फारसी भाषा में आयतें खोदी गई हैं। जहांगीर महल के दाहिनी ओर अकबरी महल का निर्माण किया गया है। दीवाने आम यहाँ पर इसकी एक विशेषता है। तो इस किले में शाहजहां द्वारा, देखिए इसी किले के अंतर्गत ये सब ये बनाया गया है, ठीक है। दीवाने आम जो है इस किले में शाहजहां द्वारा 1627 ईस्वी में बनवाया गया। दीवाने आम शाहजहां के समय का संगमरमर का प्रथम निर्माण कार्य था। इसमें सम्राट के बैठने के लिए मयूर सिंहासन की व्यवस्था की गई थी। इस भवन का प्रयोग आम जनता की फरियाद सुनने के लिए किया जाता था। दीवाने खास, जो कि 1637 में निर्माण किया गया था। शाहजहां द्वारा निर्मित यह भवन सफ़ेद संगमरमर की आयताकार इमारत है। दीवाने खास में महत्वपूर्ण अमीर एवं उच्चाधिकारी ही आ सकते थे। देखिए हमने यहाँ पे गलत कह दिया है। तो ये जो आज तमाम प्रकार के महल थे वो अलग अलग दीवाने आम, दीवाने खास, इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है, विशेष पर्पज़ के लिए। तो दीवाने खास जो था वो 1637 में निर्माण किया गया था। दीवाने आम कब निर्माण किया गया था? 1627 में, ठीक है। ये संगमरमर का निर्माण किया गया था। दीवाने आम जो है संगमरमर का निर्माण किया गया था और इसमें सम्राट के बैठने के लिए मयूर सिंहासन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। आम जनता की फरियाद के सुनने के लिए इसमें दीवाने आम का प्रयोग बनवाया गया था। वहीं दीवाने खास की बात किया जाए तो 1637 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निर्मित यह भवन सफ़ेद संगमरमर की आयताकार इमारत है। दीवाने खास में महत्वपूर्ण अमीर एवं उच्चाधिकारी ही आ सकते थे। इसी इमारत में शिवाजी औरंगजेब से मुलाकात करने आए थे। मोती मस्जिद की बात करें, जिसका निर्माण 1564 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निजी प्रयोग के लिए सफ़ेद संगमरमर से बनवाई गई। मोती मस्जिद आगरा किले के सर्वोत्तम इमारतों में गिना जाता है। मस्जिद में निर्मित गुंबद मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। मोती मस्जिद का जो गुंबद है वो उल्लेखनीय है, काफ़ी प्रशंसा की जाती है। ये शाहजहां के निजी प्रयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है। जामा मस्जिद जो है वो आगरा किले में जो है स्थित इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इस मस्जिद में लकड़ी एवं ईंट का भी प्रयोग किया गया है। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। किले की अन्य इमारतों इस प्रकार है। स्वर्ण मंडप, जो कि बंगाल झोपड़ी के आकार की छतों वाले सुंदर मंडप कहलाते हैं। और खास महल जो था वो श्वेत संगमरमर निर्मित। यह महल संगमरमर रंगसाजी का उत्कृष्ट उदाहरण है। मछली भवन बनवाया गया था मुस्लिम शासकों के द्वारा, जो कि तालाबों और फव्वारों से सुसज्जित पारिवारिक समारोहों के लिए प्रयुक्त होता था। मीना मस्जिद जो है एक छोटी सी मस्जिद है। वहीं बात करें तो मुसम्मन बुर्ज जो है वो ताजमहल की तरफ उन्मुख छज्जेदार एक बड़ा अष्टभुजाकार बुर्ज है, ठीक है, एक लंबा सा इस प्रकार से पिलर की तरह निर्माण किया गया है। साथ ही साथ में बात किया गया नगीना मस्जिद, जो कि दरबार की महिलाओं के लिए निर्मित मस्जिद, जिसके भीतरी जनाना मीना बाजार था, ठीक है। आपने सुना भी होगा, अगर आपने जोधा अकबर देखा होगा तो मीना बाजार क्या होता था कि बेसिकली उसमें मीना बाजार में जो औरतें होती थी वो अपने सामान को बेचती थी। तो नगीना मस्जिद जो है वो दरबार की महिलाओं के लिए निर्मित मस्जिद, जिसके भीतर जनाना मीना बाजार था, जिसमें केवल महिलाएं ही सामान बेच सकती थी। नौबत खाना, इसमें राजा के संगीतज्ञ वाद्य यंत्र बजाते थे। और रंग महल, इसमें राजा का परिवार रहता था, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के जो महल बनवाए गए थे उसमें अलग अलग पार्ट थे जिसको डिवाइड करके बताया गया था। रंग महल में क्या होता था, इसमें राजा का परिवार रहता था। शाही बुर्ज जो होता था वो शाहजहां का निजी कार्य क्षेत्र होता था। और अंगूरी बाग जो होता था ज्यामिति के आकार वाला उद्यान होता था। शाहजहां महल शाहजहां द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया हुआ। और शीश महल, जो कि शाही छोटे जड़ाऊ दर्पणों से सुसज्जित राजसी वस्त्र बदलने का कमरा था। अगला हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी का। अकबर ने जहांगीर के जन्म के बाद 1571 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के लिए फतेहपुर सीकरी के निर्माण का आदेश दिया, ठीक है। अकबर ने जहांगीर के जन्म के बाद जो है 1571 में इसका निर्माण किया था। बताया जाता है कि इस नए नगर को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया,
ठीक है। जो ये फतेहपुर सीकरी था ये मुगल साम्राज्य की राजधानी बना आगे चलकर। यह 7 मील लंबे पहाड़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 9 प्रवेश द्वारों में आगरा, दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर एवं धौलपुर प्रमुख हैं। इसमें 9 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी नगर जो है वो अकबर की उस राजनीति का पारदर्शक वास्तुकलात्मक प्रतिबिंब है जिसके द्वारा वह अपने विशाल साम्राज्य के विविध तत्वों के मध्य एकता स्थापित करता था। ठीक है। अब देखिए 9 द्वार थे जिसमें आगरा, दिल्ली, अजमेर और ग्वालियर एवं धौलपुर से आने वाले वहाँ पर जुड़ते थे। ठीक है। फतेहपुर जो सीकरी राज्य था जो निर्माण करवाया गया था इस प्रकार से बनवाया गया था कि ये सभी को जोड़ने की कड़ी के रूप में कार्य करता था। इसमें दीवाने आम था। दीवाने आम में खंभों पर निकली हुई बरामदों की छत वाला एक आयताकार कक्ष है। दीवाने आम में जो है वो मनसबदारों की मेहराबी, बरामदे और दफ्तर खाना बना है। ठीक है। उसमें बेसिकली फरियादें सुनी जाती हैं, दफ्तर खाने बने हैं, कार्य जो है होता है। दीवाने खास जो था बेसिकली वो बौद्ध एवं हिंदू कला की शैली के प्रभाव वाला दीवाने खास वर्गाकार भवन है जो कि इस कक्षा के मध्य में स्थित स्तंभ पर आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए फूल की पंखुड़िया की तरह 36 लहरदार ब्रैकेट बनाए गए हैं जिनका ऊपर गोल पत्थर का जो है मंच जैसा निर्माण हुआ है और बीचों बीच जो है बने इस स्तंभ को प्रमुख प्रशंसा मिली है। इस स्तंभ के ऊपर ही पत्थर के 2 पुल है जो कक्ष के दूसरे तल से जुड़े हुए हैं। इन्हीं पुलों के बीचों बीच यानी स्तंभ के ठीक ऊपर बैठने का स्थान है। पंचमहल की बात किया जाए तो पिरामिड आकार से बनी इस 5 मंजिल इमारतों को हवा महल भी कहा जाता है। ठीक है। पिरामिड मतलब 5, मतलब जिसमें 5 खोखे हैं। तो इस प्रकार से बनाया गया था। बताया गया कि पंचमहल जो है वह पिरामिड आकार में बनी इस 5 मंजिल इमारत को हवा महल भी कहा जाता है। यह भवन नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों से प्रेरित है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर मंजिलों का क्रम क्रमशः छोटी होती है और महल के खंभों पर फूल पत्तियाँ, रुद्राक्ष के दोनों ओर सुंदर सजावट की गई है। महल बेसिकली इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है। छोटा होता चली जाती है ये ऐसे थोड़ा सा इस प्रकार से। ये बताया गया है कि दोनों ओर सुंदर सजावट किया गया है। पहली मंजिल के बड़े हाल में 48 खंभे निर्मित है जिन पर शेष मंजिलों का भार स्थित है। तो इसका बेस काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है। 48 खंभे मतलब मायने रखता है। तुर्की सुल्तान की कोठी इसी के अंतर्गत बनाया गया था। यह एक मंजिल की अत्यधिक आकर्षक एवं छोटी इमारत है। यह इमारत का निर्माण संभवतः रुकैया बेगम या फिर सलीम बेगम के लिए किया गया था। इमारत के अंदर की दीवारों पर पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की चित्रकारी की गई है। इमारत के अलंकरण में जो है कोष्ठ कला का प्रभाव दिखता है। खास महल की बात करें तो लाल पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर के संयोग से बनी इस 2 मंजिला इमारत को अकबर के व्यक्तित्व आवास गृह के रूप में प्रयोग किया जाता था और महल के चारों कोनों पर 4 छतरियों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार से कुछ निर्माण किया गया था। ठीक है। तो ये बताया गया है कि खास महल जो था वो लाल पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर के सहयोग से बना 2 मंजिलों का इमारत था। इसमें 2 मंजिलें थे। अकबर के व्यक्तिगत आवास गृह मतलब व्यक्तिगत रूप से बनवाया था, मतलब खुद के जो निजी कार्य के लिए बनवाया था, ये जनता के लिए नहीं। आवास गृह के रूप में प्रयोग किया जाता था और जिसमें रहता था। ठीक है। महल के चारों कोनों पर 4 छतरियों का निर्माण किया गया था और दीवारों की जालियाँ लगी थी। दीवारों पर जो है वो जालियाँ लगी थी और महल के दक्षिण में शयनागार था जिसमें 4 दरवाजे लगे थे। महल के ऊपरी हिस्से में झरोखा दर्शन का व्यवस्था की गई थी। जोधाबाई के महल बात करें तो फतेहपुर सीकरी में बने सभी भवनों के आकार में यह महल सबसे बड़ा है। इस महल की भी सजावट दक्षिण में मंदिरों से प्रभावित है। दक्षिणी मंदिरों से क्या है प्रभावित है। इसमें जो है गुजरात के कारीगरों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। महल के उत्तर में ग्रीष्म विलास एवं दक्षिण में शरद विलास का निर्माण हुआ है। इस महल में लगे खंभों के शहतीर एवं उनकी घंटियाँ जो है हिंदू जैसी बनवाई गई है, हिंदू मंदिरों जैसी बनवाई गई है। बीरबल का महल की बात किया जाए तो इस महल में 2 मंजिल पर सुंदर चपटे आकार के गुंबद एवं बरसातियों पर पिरामिड के आकार की छतें हैं। महल के छज्जे कोष्ठकों पर आधारित है और छज्जों में कोष्ठकों का प्रयोग इमारत की विशेषता है। क्या है बताया गया कि 2 मंजिल है, सुंदर चपटे आकार की गुंबद है। ठीक है। गुंबद एवं बरसातियों पर पिरामिड के आकार की छतें जो है पड़ी हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो बताया गया है कि जो बीरबल का महल था ये 2 मंजिल पर सुंदर चपटे आकार की गुंबद एवं बरसातियों
बरसातियों पर पिरामिड के आकार की छतें हैं। महल के छज्जे कोष्ठक पर आधारित है। छज्जों में कोष्ठकों का प्रयोग इमारत की विशेषता है। जामा मस्जिद की बात किया जाए तो मक्का की प्रसिद्ध मंदिर में प्रेरणा ग्रहण ग्रहण कर बनाई गई इस मस्जिद का आकार आयताकार है। मस्जिद के दक्षिण में बुलंद दरवाज़ा, मध्य में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, उत्तर में इस्लाम खां का मकबरा निर्मित है। मस्जिद के ऊपर जो है बड़े 3 गुंबदों से बड़े मस्जिद के ऊपर जो है वो बने 3 गुंबदों के बीच गुंबद का सर्वाधिक बड़ा है। बीच का जो गुंबद है वो सर्वाधिक बड़ा गुंबद है। 3 गुंबद बेसिकली इसमें बनाए गए हैं, तो जो बीच का गुंबद है वो बेसिकली उससे तीनों से बड़ा है, दोनों से। बुलंद दरवाज़ा की बात किया जाए तो इस दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर करवाया था। इसके निर्माण में लाल रंग बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। जमीन की सतह से इस दरवाजे की ऊंचाई जो है वो 176 फुट है। दरवाजे की महत्वपूर्ण विशेषता इसका मेहराबी मार्ग है। दरवाजे पर लिखे लेख द्वारा अकबर मानव समाज को विश्वास, भाव एवं भक्ति का संदेश देता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो इसमें पंचमहल था, तो बेसिकली ये हमारा पंचमहल था। आप लोग इसको देख सकते हैं, पंचमहल किस प्रकार से निर्माण करवाया गया था। तो मैं बता दूं कि जो जो भी अभी तक आपने सीखा है जिन जिन महलों के बारे में, जैसे आपने देखा कि दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, जोधाबाई का मकबल महल, तो आप बेसिकली थोड़ा सा इसका फिगर एक बार थोड़ा फिगर आउट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार। तो क्या होगा, जो चीज़ें समझ में आएगी और चीज़ें जो समझने में जो है आसानी होगी। ठीक है, एक बार जब आप देख लेंगे उसको तो चीज़ें समझने में आसानी होगी। वहीं अगला बात करें तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जो कि जामा मस्जिद के अहाते में बने इस मकबरे का निर्माण जो है कार्य जो है वो 1571 में प्रारंभ हुआ था। यह वर्गाकार मकबरा लाल एवं बलुआ पत्थर से बनाया गया है। कालांतर में जहांगीर ने बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर बनवाया था। मकबरे के सर्वाधिक आकर्षक भाग इसकी ढ्योढ़ी अर्थात चौखट जो जिसको हम कहते हैं का स्तंभ है एवं स्तंभ है। ठीक है, तो इसके जो चौखट एवं स्तंभ की विशेषता बात किया जाए तो ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और मकबरे की फर्श जो है वो रंग बिरंगी है। बात करें फतेहपुर सीकरी में इन भवनों के अलावा इस्लाम खां का मकबरा, सराय कारवां, हिरन मीनार और अबुल फजल भवन, इबादत खाना, दफ्तर खाना, नौबत खाना जिसे हम नक्कार खाना भी कहते हैं, हकीम और दरोगा आवास, पच्चीसी जिसे लूडो जैसे खेल खेले जाते थे भवन, और अनूप तालाब और हुजा ए अनूप तालाब, शाही अस्तबल जिसमें घोड़े बांधे जाते थे, और टकसाल आदि भवन बनवाए गए हैं। अकबर ने लाहौर का किला और नवंबर 1583 ईस्वी में इलाहाबाद का किला बनवाया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला 1583 में बनवाया था अकबर ने। इलाहाबाद का किला 40 स्तंभों के कारण विशालता का एहसास कराता है। किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। अकबर ने 1581 ईस्वी में अटक का किला बनवाया था। खंडहर के रूप में बचा यह किला जो है धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सिकंदरा जो कि आगरा में वर्तमान समय में है, सिकंदरा में मकबरे की योजना स्वयं अकबर ने बनाई थी, परंतु 1612 ईस्वी में अंतिम रूप से इसका निर्माण कार्य जहांगीर ने पूरा करवाया। पिरामिड के आकार से बने इस 5 मंजिला मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण संगमरमर द्वारा जहांगीर ने करवाया था। मकबरे का प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से निर्मित है। मकबरे के चारों कोनों पर अष्टभुजी मीनारें बनाई गई हैं। मकबरे की छत के बीच में संगमरमर का एक सुंदर कक्ष है। इस इमारत में जड़ाऊ संगमरमर रंगीन टाइलों का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं अगले, हम बात करें तो इत्मादुद्दौला का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित इत्मादुद्दौला का मकबरा अकबर एवं शाहजहां की शैलियों के मध्य की कड़ी है। ठीक है, दोनों का जो है मिला जुला स्वरूप है अकबर और शाहजहां का। इस मकबरे का निर्माण 1626 ईस्वी में नूरजहां ने करवाया था। इस बात को आपको ध्यान रखना, जो इत्मादुद्दौला का जो मकबरा था वो उसका निर्माण जो करवाया था जो नूरजहां ने करवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में जो है पिट्रा ड्यूरा नाम का जड़ाऊ काम किया गया था और मकबरे के अंदर जो है सोने एवं अन्य कीमती रत्नों का जड़ावत का कार्य किया गया है। मकबरे के जो है अंदर जो है निर्मित इत्मादुद्दौला और उसकी पत्नी की कब्रें जो है पीले रंग की कीमती पत्थर से निर्मित है। मकबरे के दीवाने में संगमरमर की सुंदर जालियों का प्रयोग किया गया है। बेसिकली इसमें बताया गया है
एक तो पहली बात क्या है कि शाहजहाँ और अकबर की जो शैलियों के मध्य की एक कड़ी के रूप में स्थापित होता है। और दूसरी बात किया गया है कि ये बेदाग सफ़ेद संगमरमर के द्वारा 1626 ईस्वी में निर्माण किया गया था और इसमें कई प्रकार के जड़ाव कीमती हीरे जवाहरात जड़े गए हैं एतमादुद्दौला का मकबरा में। मरियम उज जमानी का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ मरियम उजबानी उज जमानी का देख लेते हैं। यह मकबरा सिकंदरा जो कि आपने देखा भी है कि सिकंदरा जो है आगरा स्थित है। तो सिकंदरा में अकबर के मकबरे के निकट जहांगीर ने एक बाग में बनवाया था। ठीक है, जो मरियम उज जमानी का मकबरा है उसको जहांगीर ने निर्माण करवाया था। राजस्थानी प्रभाव वाले इस मकबरे का निर्माण लाल पत्थर एवं ईंटों से हुआ है। यह वर्गाकार मकबरे का मध्य भाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हरखा बाई या फिर मरियम उज जमानी ही अकबर की पत्नी और जहांगीर की माँ थी। जहांगीर ने मरियम उज जमानी की याद में लाहौर में मस्जिद भी बनवाई है। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं ताजमहल की। शाहजहाँ ने आगरा में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल, जिसको अर्जुम बानो बेगम का नाम इसका पूरा नाम था, अर्जुमन बानो बेगम की याद में बनवाया था। ठीक है, 1631 से 1653 के मध्य में बनवाया था। मकबरा ताजमहल के निर्माण में उस्ताद अहमद लाहौरी की प्रमुख भूमिका थी, बाद में हाथ काट लिया गया था। ताजमहल के निर्माण में कई देशों एवं भारतीय कुशल कारीगरों को बुलवाया गया था। इस मकबरे में मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। ताजमहल के मध्य में स्थित मकबरा 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। ठीक है, जो ताजमहल का जो मध्य में स्थित जो मकबरा है वो 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ताजमहल के अंदर का भाग पिट्टा डियोरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। बेसिकली जो पिट्टा डियोरा इतावली भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर बात करें तो हार्ड स्टोन या फिर कठोर पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, यह कला 16वीं सदी में इटली के रोम में प्रयुक्त हुई और बाद में फ्लोरेंस नगर के कलाकारों में शीर्ष पर पहुंच गई। सरल शब्दों में यह पत्थर पर जड़ाऊ काम है। इसका मुगल कालीन इमारतों पर पर्याप्त प्रयोग हुआ है। इसे लाल किला और मुसम्मन बुर्ज, एतमादुद्दौला के मकबरे और ताजमहल के संगमरमर से बखूबी देखा जा सकता है। इस कला में संगमरमर के टुकड़े पर पहले एक पेंसिल से आकृति बनाई जाती है और आकृति को थोड़ा गहरे एवं नोकदार चाकू से खुरचा जाता है और कीमती पत्थरों एवं धातुओं से भरा जाता है। अगला बात करें तो शाहजहानाबाद का जो लाल किला है उसको हम देखेंगे। शाहजहानाबाद द रेड फोर्ट। शाहजहाँ जो है वो 1638 ईस्वी में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद, अपने नाम से ही शाहजहानाबाद वर्तमान में पुरानी दिल्ली जिसे कहा जाता है, नामक नगर की नींव रखी थी। इस नगर में 14 फाटक और चांदनी चौक बाजार बनाया गया एवं बाजार के बीचों बीच नहर निकाली गई। आपको चांदनी चौक आपको पता भी होगा, चांदनी चौक टू चाइना, आपको जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की, तो वो पुरानी दिल्ली की शूटिंग है। तो क्या बताया गया कि 14 फाटक और चांदनी चौक बाजार बनाया गया था और बाजार के बीचों बीच नहर निकाली गई थी। इस दरवाजे में कई प्रकार के जो है प्रमुख दरवाजों में दक्षिण पश्चिम की ओर से अजमेरी दरवाज़ा, दक्षिण की ओर से तुर्कमान दरवाज़ा, उत्तर की ओर से कश्मीरी दरवाज़ा और पूर्व में दिल्ली दरवाज़ा और उत्तर में जो है निगम बोध दरवाज़ा आदि महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के यहाँ पे दरवाज़ों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस नगर में इसमें 14 खिड़कियाँ भी थी। इसमें कुछ खिड़कियाँ जो है वो फराश खाना खिड़की, निगम बोध और खिड़की नसीरगंज आदि के नाम जाने जाते हैं। शाहजहानाबाद नगर में अष्टभुजाकार लाल किला नामक एक किले का निर्माण करवाया गया, जिसका निर्माण कार्य 1648 में जो है पूर्ण हुआ था। इसके अनेक दरवाज़ों में दिल्ली और लाहौरी दरवाज़ा प्रसिद्ध है। लाहौरी दरवाजे में छत्ता, चौक और अन्य महलों की तरफ यहाँ पे देखिए अन्य महलों की तरफ जाया जाता है और महल क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर नक्कार खाना और नौबतन खाना है, जहाँ दिन में 5 बार संगीत बजता था। इसे जो है थीपोल भी कहा जाता है। लाल किले में बने दीवाने आम और इमारत स्तंभों पर बनी और नौ द्वारों वाला लहरदार मेहराबों का एक कक्ष है। इसका एक हिस्सा बंगाल शैली की छत से बना है। इसी छत के नीचे तख्ते ताउस में लगे रंगमहल का निर्माण किया गया है। रंगमहल का निर्माण शाही परिवार के लोगों के लिए किया गया है। दीवाने खास की अंदर की छत में चांदी, सोने एवं अनेक बहुमूल्य जो है पत्थर तथा संगमरमर मिली जुली सजावट की गई है। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद के बाएं तरफ हयात बख्श बाग बनाया गया है। किले में बनी रंग महल इमारत जो है, जिसको हम वर्तमान समय में इम्तियाज महल कहते हैं, को विभिन्न रंगों एवं शीशों से सजाया गया था।
इसलिए इसे शीश महल भी कहते हैं। ठीक है, शीशों से सजाया गया था, जो कि इम्तियार महल कहा जाता है। ठीक है, इसको शीशे सजाने की वजह से इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। किले में बना खास महल या निजी महल 3 कक्षों की सामूहिक इमारत है। ये जो है वो तस्बीह खाना, जिसे हम माला जपने का कक्ष कहते हैं, ख्वाबगाह यानी शयन कक्ष यानी सोने का कक्ष, और तोश खाना कपड़े पहनने का कमरा आदि प्रकार के कमरे बनाए गए हैं। इसके नीचे पशु युद्ध और अन्य खेलों का आयोजन होता है। किले और पूर्वी दीवारों में एक मुसम्मन बुर्ज है जहां बादशाह आम जनता को दर्शन दिया करते हैं, और महलों की पंक्तियों में दक्षिण छोर पर बनी इमारत का नाम मुमताज महल रखा गया है। ठीक है, दक्षिण छोर पर जो इमारत बनी थी उसे मुमताज महल कहा गया है। और अब पुरातत्व संग्रहालय बना दिया गया है। इसके अलावा इसमें महताब बाग और उसके बीच में जफर महल या फिर जल महल बना है। सन 1648 ईस्वी में नगर के अत्यंत विशाल जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ, और एक ऊंचे चबूतरे पर बनी इस इमारत में शाहजहानी शैली में फूल अलंकरण और जो है मेहराबें बनी हैं। मस्जिदें में जो है वो जो है अमान बेहद विस्तृत है, और जामा मस्जिद बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इस मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर तथा पश्चिम में दीर्घाकार कक्ष है। प्रार्थना कक्ष में 3 सल्तुलित आकार के गुंबद हैं और 11 मेहराब, जिसमें बीच वाली मेहराब सबसे बड़ी है। ठीक है, अगला हम देखते हैं बीबी का मकबरा। यानी बीबी का मकबरा के बारे में बात किया जाए तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब के कार्यकाल में बना बीबी का मकबरा अकबर एवं शाहजहां के काल के शाही निर्माण प्रवृत्ति में गिरावट हो जाने के प्रतीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है औरंगजेब के कार्यकाल में बना बीबी का जो मकबरा था वो अकबर एवं शाहजहां के काल के शाही निर्माण प्रवृत्ति में गिरावट होते जाने का प्रतीक है। यह मकबरा जो है औरंगजेब की पत्नी दिलरस बान बेगम या फिर राबरिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। इसे दक्कनी ताज और बीबी का मकबरा भी कहते हैं। ताजमहल की नकल पर बने इस मकबरे को भी बगीचे में बनवाया गया था। इसके वास्तुकार जो है अताउल्लाह, जिसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र जो कि था, और हसपत राय थे। मकबरे के कक्ष, दीवारों और छत पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। मकबरे के चारों कोने में मीनारे हैं। दिल्ली में मुगल काल की अन्य इमारतों में अकबर की मां हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में बनवाई अरब की सराय, अरब की धाय और माहप अंगा द्वारा बनवाया गया मदरसा, जिसे खैर उल मंजिल, इसी मदरसे की छत से जो है वो माहम आगा के बेटे का अधम खां ने अकबर पर हमला किया था, ऐसा कहते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया अधम खां, यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा है, अकबर द्वारा बनवाया गया अधम खां और माहम आगा का मकबरा, या जिसे भूल भुलैया मस्जिद कहते हैं, अकबर के दरबारी नौबत खां की नीली छतरी वाला मकबरा, और अकबर द्वारा निजाम मोहिउद्दीन गांव से बनवाया गया आतगा खां का मकबरा, और अकबर के समय में 1603 ईस्वी में बना ख्वाजा बाकी बिल्लाह की दरगाह, और जहांगीर के समय में बना 12 पुल्ला का पुल जो 1612 ईस्वी में बना, और अकबर दरबारी खाने खाना का मकबरा, जो उत्तर मुगल काल में इस इमारत में संगमरमर आदि पत्थर निकालकर सफदरजंग के मकबरे पर लगाए गए। शाहजहां की पुत्री जहां आरा का चांदनी चौक के मध्य में बनवाया गया जहां आरा बेगम का बाग या मलका बाग जिसे कहते हैं। शाहजहां की पत्नी फतेहपुरी बेगम के नाम पर चांदनी चौक में पश्चिम सीमा पर उसकी नाम पर बनी फतेहपुर मस्जिद, और शाहजहां की बेटी जो रोशन आरा द्वारा रोशन बाग बनवाया गया था, इसी बाग में उन्हें दफनाया भी गया था। शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा का निजामुद्दीन इलाके में बना मकबरा, और औरंगजेब की पुत्री जीनत उल नीस बेगम का दरियागंज, और उसकी दूसरी बेटी जैबुन्निसा की 30 हजारी के पास बना मकबरा आदि महत्वपूर्ण है। तो ये याद होने वाली चीज़ें नहीं है, आपको बेसिकली इसमें बताया गया था नोट्स में, इसलिए मैंने आपको प्रिसाइज करके बता दिया है। तो मैं इसी से आपका जो है दृष्टि आईएएस के नोट्स से ही अपना एक नोट्स बनाने वाला हूँ, तो उसको मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो बेसिकली उससे जो आप जो शिक्षा ले सकते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से प्रिसाइज करके बनाएंगे तो समझने में ज़्यादा होगी। नोट क्या किया गया है कि इसमें कोई भी पहलुओं को छोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। ठीक है, यूपीएससी के दृष्टिकोण से सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे। लेकिन हम इसके एक बार हम समझेंगे, समझने के बाद इस नोट से हम अपना नोट्स बनाएंगे। ठीक है,
जो ये 10 पन्ने पेज का, हम उसको एक पेज में प्रिसाइज करके लिखने का कोशिश करेंगे। यह बताया गया है कि औरंगजेब की पुत्री इस प्रकार का अनेक प्रकार के महलों का निर्माण किया गया था। औरंगजेब के काल में दिल्ली की बनी मुगलों की इमारतें स्थापत्य की दृष्टि से महत्वहीन है। अगर मुगल की दृष्टि से देखा जाए तो औरंगजेब ने बहुत अच्छा काम नहीं किया था। महलों की दृष्टि से देखा जाए, इसमें शाह आलम बहादुर का मकबरा और उसकी महरौली में बनवाई गई मोती मस्जिद, निजामुल मुल्क के पुत्र गाजीउद्दीन खां का मकबरा और मदरसा, बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का पत्नी कुदेशिया बेगम के कश्मीरी दरवाजे के निकट बनवाया कुदेशिया बाग, और अहमद शाह के काल में उसके दरबारी जावेद खां की बनवाई सुनहरी मस्जिद, जफर महल आदि उल्लेखनीय मुगलकालीन इमारतें हैं। इनमें सबसे अलग अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग का मकबरा 1753 ईस्वी में, यह मकबरा हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर बनाया गया था। इसके अहाते के 3 तरफ दीवारों के बीच जो है दालान बना है, और बाग के बीच में बने मकबरे के चारों कोने पर 8 पहलू बुर्ज बनाए गए हैं। सन 1783 में महान सिख योद्धा और करुणा सिंघिया मिस्र के प्रमुख बघेल सिंह धालीवाल 1730 से 1802 में ये राज किए थे। जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराकर दिल्ली में प्रवेश किया तो कौन, करुणा सिंधिया मिस्र, तो शाहजहानाबाद के मोरी दरवाजे के पास उसने 30,000 सैनिकों ने डेरा डाला। तभी से वहाँ 30 हजारी कहलाती है। तभी से वह जगह क्या कहलाती है, 30 हजारी जगह कहलाती है। बघेल में बघेल ने मुगल बादशाह से समझौता करके दिल्ली के 7 गुरुद्वारे बनवाए पर सहमति हासिल कर ली। इसने शीशगंज गुरुद्वारा, रकाबगंज गुरुद्वारा और 9वें गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बने इसके अलावा गुरुद्वारा मंजनू का टीला बनाया गया है। दिल्ली के स्थापत्य में हवेलियों की भी भूमिका रही है। इसमें खांचाजी की हवेलियाँ, शाहजहाँ का आय व्यय संबंधी कार्यालय, लाल किले के ठीक सामने बेगम समरू की कोठी, आजकल इसमें भारतीय पैलेस कहते हैं, और छनमलू की हवेली, हैदर कुली की हवेली, हकीम एहसानुल की खां की हवेली और हक्सान हवेली, मिर्ज़ा गालिब की हवेली, नमक हराम की हवेली आदि प्रमुख है। उसको याद नहीं रखना है, बेसिकली समझने के लिए बताया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेसिकली जो छोटा सा जो लास्ट पार्ट में हमें लगता है, हमें खुद ये एहसास हुआ कि थोड़ा सा उसमें देखिए, आपको समझने का जो मेन फोकस करना है, आपको समझने का प्रयास करना है, समझकर उसको नोट्स बनाना है, और प्रिसाइज करके नोट्स को हमें अपने हिसाब से लिखना है, जिसको हम एक वर्ड में कई वर्डों को समाहित कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मुगल कालीन स्थापत्य कला को हम थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद उसके ऊपर क्या थी उसको थोड़ा सा देख के नोट्स बनाएंगे, नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो लास्ट वाला जो है आपको याद नहीं रखना है, बेसिकली समझना है बस। तो अगला हमारा जो सेशन जल्दी ही आएगा। अगले सेशन में अगर हम देखेंगे तो आप जो है पुर्तगाली स्थापत्य कला यानी आधुनिक काल में हमें प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से पुर्तगाली आर्किटेक्चर था, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी चाहिए होगी, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप स्टे विथ अस। थैंक यू सो मच।